लाइए दर्पण है देखो। सामान किन्हीं के पास नहीं है, बढ़ाइए। बोलिए ना कौन सा टॉपिक पूछे, टॉपिक ये बोलिए। टॉपिक हम बताएं, कोई भी टॉपिक स्टार्ट करेंगे ना, सुन लीजिए, आधा घंटा में तो पता भी नहीं चलेगा क्या पढ़े नहीं पढ़े। सो डफरीनर वाला नहीं याद होता है क्या उसी को बताएं? खुद से नहीं पढ़ेंगे ना सर। नहीं, इतना तो जरूर है, अगर हम बताएंगे याद तो जरूर होगा, नहीं होने का सवाल ही नहीं उठता है। खुद से एक बार जाके पढ़ना पड़ेगा, पढ़ के आना वो तो है ही, तब समझ में आएगा। क्या करें, ऐसा नहीं कि क्विज करवा दिए हो गया, समझ में आ जाएगा। मिसलेनियस ही चलने दें, पढ़ के आइए फिर जाके पढ़िए। ठीक है। आप बोल रहे हैं तो डफरीन वाला नहीं याद हो रहा है, आप जाइएगा यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। वायसराय गवर्नर जनरल एसएमसी समस्तीपुर पे ही बता रहे हैं। वायसराय क्या हुआ, किसका सेशन, सारा चीज उसमें बताए हुए हैं, और अच्छा एक लॉजिक वे में, क्रॉनिकल वे में जो है याद भी करवाए हुए हैं। आप देखिएगा अभी तक का यूट्यूब पे हमको लगता है 1.5 लाख के आसपास व्यूज है उस वीडियो का, ठीक है। जो कि जिस तरीके तो याद हो जाता है, तो बार बार उस चीज को देखते रहेंगे तब ना याद रहेगा। आप तो ऐसे सोच, एक प्रैक्टिकली की बात हम बताते हैं, सोच के देखिएगा, यदि क्लब में यदि आप आए हैं, किसी भी इंसान को, हो सकता है हम ही को लेके चलिए, फर्स्ट डे यदि देखे, आपको कुछ नहीं पता है, कौन है नहीं है क्या है कुछ नहीं पता, किन्हीं को नहीं पता रहता है, ओम जी बात नहीं कीजिए। बट बात ऐसी होती है कि धीरे धीरे कंटिन्यू यदि रेगुलर वे में देखते हैं ना, तो नाम सारा दुनिया जहान खानदान सब कुछ पता कर लेते हैं लोग। बस सेम हमारे सिलेबस के साथ भी यही चीज होता है। आप बार बार नजरों से गुजारते रहिए ना, अपने आप पता भी नहीं चलेगा कब याद हो गया। अब एक बार देखिए, फर्स्ट बार देखिए, एक क्वेश्चन को देखिए, एक ही बार एग्जाम में देखिएगा, क्या लगेगा, पढ़े थे पर पता नहीं क्या है नहीं है। वही चीज होता है, किसी भी इंसान को यदि आप देखते हैं, 1 महीना बाद देखिएगा लगेगा कहीं ना कहीं इसको देखे हुए हैं, ये नहीं पता चलता है कहाँ देखे नहीं देखे, बट फिर भी अगर कंटिन्यू देख रहे हैं तो आपको मन में सब कुछ आ जाए, कहाँ देखे क्या है नहीं है सब कुछ पता चल जाता है ना। वही चीज सिलेबस के साथ बार बार नजरों से गुजारते रहिए, अपने आप याद होगा। चलिए बताइएगा, हड़प्पा कालीन धौलावीरा स्थल जो है ये किस नदी के किनारे स्थित है? धौलावीरा किस नदी के किनारे स्थित है? तो धौलावीरा लूनी नदी के किनारे स्थित है। और धौलावीरा किस राज्य में पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। और इसके साथ साथ एक बात और याद रखना है, उन्नत जल प्रबंधन के लिए जो है, यानी उन्नत जल प्रबंधन के लिए कौन सा शहर जाना जाता है? तो धौलावीरा ही जाना जाता है, ठीक है। आगे आपको बताना है, बौद्ध त्रिपिटक में जो है पिटक का अर्थ बुद्ध के कथन से है, सही है। और त्रिपिटक में बताए थे तीनों पिटक का नाम क्या क्या है? सुत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। सुत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। अब तीनों का नाम, हमें राइटर का नाम भी ध्यान में रखना है कि सुत पिटक के लेखक कौन होंगे। सुत पिटक के लेखक आनंद, विनय पिटक के लेखक उपाली और अभिधम पिटक के लेखक मोगलीपुत्तिस। हमें याद कैसे रखना, इस बात को भी थोड़ा सा सोचिएगा। हम सुत मतलब आप जानते हैं, आम बोलचाल की भाषा में, लोकल में, देहाती में समझिएगा, सुत मतलब क्या होता है? सोना होता है सीधा। तो यानी समझिएगा, सोकर यदि हम उपदेश सुनेंगे ना तो आनंद आएगा। क्या होता है? सोकर उपदेश सुनेंगे तो क्या आएगा? आनंद आएगा। इस बात का मतलब कि सुत पिटक में बौद्धों के द्वारा यानी गौतम बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेश के बारे में चर्चा की गई है। यानी आपसे ये भी पूछा जाता है कि सुत पिटक में किसकी व्याख्या की गई है? गौतम बुद्ध का उपदेश। और किसके द्वारा लिखा गया था? आनंद के द्वारा। एक सेंटेंस में तीनों आपको याद हो जाएगा। यानी सुत पिटक के लेखक कौन हो गए? आनंद। क्या इसमें वर्णित है? बुद्ध का उपदेश। अगला है विनय पिटक। विनय पिटक के लेखक कौन है? विनय बोलते मात्र ही विनय नियम आ जाता है, यानी बौद्धों के जो है नियम संबंधी जो व्याख्या की गई है वो किसमें है? विनय पिटक में है। और विनय पिटक के लेखक कौन हो जाएंगे? उपाली हो जाएंगे। कौन होंगे? उपाली विनय पिटक के लेखक है। अगला तीसरा मोगलीपुत्तिस की बात करते हैं, जिसके द्वारा जो है कौन सा लिखा गया था? अभिधम पिटक। अभिधम पिटक की रचना तीसरी बौद्ध संगीति में भी हुआ है। और आपको ये भी याद होगा कि तीसरी बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? मोगलीपुत्तिस के द्वारा किया गया था तीसरी बौद्ध संगीति की अध्यक्षता। तो तीसरी बौद्ध संगीति में किसका रचना हुआ था? अभिधम पिटक का, जो कि त्रिपिटक में से एक पिटक है। किसके द्वारा? तो मोगलीपुत्तिस के द्वारा। आगे आपको बताना है, किस दर्शन की खोज जो है मखली गोसाल के द्वारा किया गया था? अभी जस्ट याद करवा ही रहे थे, वो मखली गोसाल के द्वारा। आजीवक संप्रदाय के जो है संपादक कौन थे? मखली गोसाल थे। इसके बाद आपको बता रहे थे बहुत सारा
क्या कहते हैं, आजीवक संप्रदाय हो गया। इसके बाद है योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे, पतंजलि। न्याय दर्शन के प्रतिपादक बताइएगा, न्याय का गौतम हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से जो है चार्वाक दर्शन के प्रतिपादक, चार्वाक। सांख्य दर्शन के कपिल मुनि हो जाएंगे, यानी कपिल देता है, सांख्य दर्शन का कपिल हो जाएगा। इसी तरह से था अनिश्चयवादी के संपादक कौन थे, अनिश्चयवादी का संजय बेटलिपुत्र न होगा, ठीक है। हाँ, अब घोर अक्रियावादी के है पुकुद कच्चायन, ठीक है। घोर अक्रियावादी का कौन हो जाएंगे, पुकुद कच्चायन। तो एक तरह से लॉजिक के साथ याद रखिएगा तो अपने आप रहेगा। आप एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है, लूसेंटी और देख लीजिए, फिर बताइएगा। चलिए आगे है, किस आंदोलन के दौरान जो है वंदे मातरम गायन के लिए जो है राजद्रोह की सजा दी गई थी, स्वदेशी आंदोलन। और आप सभी में घोर अक्रियावादी का पूर्ण कश्यप हो जाएगा, सॉरी, घोर अक्रियावादी का पूर्ण कश्यप हो जाएगा। भौतिकवादी का है पुकुद कच्चायन, ठीक है। और अनिश्चयवादी का संजय बेटलिपुत्र बताए थे, सही है। आगे बताना है, ये जो स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, 1905 में 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन। और स्वदेशी आंदोलन किसका भाग था, ये बंगाल विभाजन के विरोध में किया गया आंदोलन था स्वदेशी आंदोलन, सही है। आगे आपको बताना है, पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम को गाया गया था, तो 1896 के कौन सा अधिवेशन था, कलकत्ता अधिवेशन। और जिस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था, रहीमतुल्लाह सयानी के द्वारा। कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सयानी, 1896, जिसमें वंदे मातरम। और राष्ट्रगान कब गाया गया था, 1911 कलकत्ता अधिवेशन ही था, जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा, बिशन नारायण धर के द्वारा होगा ना, बिशन नारायण धर के द्वारा हो जाएगा जी। आगे आपको बताना है, कौन पहला ब्रिटिश था जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, जॉर्ज यूले हो जाएगा, सही है। बताइए साइलेंट वैली परियोजना किस राज्य से संबंधित है, केरल से संबंधित है, सही है। आगे बताना आपको, किस समाजवादी नेता ने जेल से भागकर भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था, तो जयप्रकाश नारायण भी लिए थे, लेकिन वो भाग गए थे नेपाल। ऐसे व्यक्तिगत रूप से राम मनोहर लोहिया के बारे में दिया गया है, राम मनोहर लोहिया जो है जेल से भागकर हिस्सा लिए थे। आगे आपको बताना है, सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कैसे बदला जा सकता है, तो संसद द्वारा पारित कानून से जो है बदला जा सकता है जजों की संख्या। और वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में जज की संख्या कितना है, 34 है, यानी एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य 33 न्यायाधीश हो जाएंगे, सही है। आगे आपको बताना है, वर्तमान सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब किया गया था, 1950 हो जाएगा, जो कि 28 जनवरी 1950 को वर्तमान सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। अब सुप्रीम कोर्ट यानी कोर्ट से रिलेटेड बहुत सारा है पॉइंट, उस चीजों को देखते हैं। सबसे पहला जो है सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना कब किया गया था, 1773 के अधिवेशन के तहत जो है 1774 में, कहा में, कलकत्ता में, फिर कलकत्ता में। जिसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, सर एलिजा इम्पे हो जाएंगे मुख्य न्यायाधीश। और अन्य 3 न्यायाधीश कौन कौन थे, सुन लीजिए अच्छा से, चैम्बर्स लिनेस्टर हाइड था, ठीक है। तो इसे हम याद रखने के लिए चेस्टर लिनेस्टर हाइड करके हम याद रख सकते हैं, ठीक है। चेस्टर लिनेस्टर हाइड, ये तीनों व्यक्ति थे जिनके द्वारा जो अन्य न्यायाधीश थे, ठीक है। और मुख्य न्यायाधीश कौन हो जाएंगे, सर एलिजा इम्पे। आगे पूछा जाता है कि भारत में जो है प्रथम संघीय न्यायालय का स्थापना कब हुआ था, तो 1935 की भारत शासन अधिनियम के तहत 1937 में जो है प्रथम संघीय न्यायालय का स्थापना हुआ था। कब हुआ था, 1937 में प्रथम संघीय न्यायालय का। आपसे बताना है, प्रथम बार मंत्रिमंडल चुनाव कब हुआ था, 1937 में हुआ था, 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत 1937 में। आगे आपको बताना है, भारत से बर्मा को अलग कब किया गया था, 1935 के अधिनियम के तहत 1937 में ही अलग किया गया था भारत से बर्मा को। आपको बताना है, प्रथम बार मंत्रिमंडल का चुनाव हुआ था तो कुल कितने प्रांतों का चुनाव हुआ था, टोटल 11 प्रांतों में चुनाव हुआ था, 11 में, जिसमें से कांग्रेस जो है अपना सरकार बनाने में सफल हुआ था 8 जगह, जिसमें से 6 जगह जो है उसका पूर्ण बहुमत था, 2 जगह गठबंधन का सरकार था। ध्यान रखना है, 6 जगह, देखिए कहीं 5 देता है कहीं 6 देता है, ठीक है। आप इस चीज को, गठबंधन 2 जगह है, 3 जगह नहीं है, तो 6 सही होगा, ये जान लीजिए। टोटल 8 जगह सरकार बनाने में कामयाब हुआ था, और गठबंधन के बारे में आप जानते हैं 2 जगह है, ठीक है। तो 6 + 2 हो जाएगा, यानी 8 जगह जो है इसका पूर्ण बहुमत था, 3 जगह जो है अन्य पार्टी का यानी मुस्लिम लीग का था। आगे चल के जो है पूछा जाता है कि मुस्लिम लीग के द्वारा जो है मुक्ति दिवस कब मनाया गया था और किस लिए मनाया गया था, 22 दिसंबर 1939 को जो है मुस्लिम लीग के द्वारा जो है मुक्ति दिवस मनाया गया था। क्यों मनाया गया था, किन्हीं को पता, सुन लीजिएगा अच्छा तरह से। देखिए हुआ क्या था कि कांग्रेस जो है टोटल 8 प्रांतों में कांग्रेस का सरकार था। आगे चल के क्या होता है
सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हो जाती है 1939 में, ठीक है। और सेकेंड वर्ल्ड वार में बिना भारतीयों से पूछे हुए जो है भारतीयों को जो है युद्ध में जो है झोंक दिया जाता है कि भारतीय युद्ध में भाग ले रहे हैं। और इसलिए कांग्रेस क्या करता है, कांग्रेस के 8 मंत्रिमंडल से सभी एक ही साथ जो है त्याग पत्र दे देते हैं। और इस त्याग पत्र देने के कारण जो है जो 22 दिसंबर 1939 को त्याग पत्र देते हैं और उसी दिन के द्वारा उसी दिन को जो है मुस्लिम लीग के द्वारा सोचा गया अब तो चलो कांग्रेस से छुटकारा मिला, यानी मुक्ति मिल गई, और इसलिए इस दिन को जो है मुक्ति दिवस के रूप में मनाने का घोषणा किया मुस्लिम लीग के द्वारा। तब तो 22 दिसंबर 1939। ये भी समझे होंगे किस लिए, तो कांग्रेस के मंत्रिमंडल से जो है इस्तीफा देने के कारण जो है मुक्ति दिवस मनाया गया। आगे आपको बताना है संविधान के किस संशोधन को जो है लघु संविधान कहा गया है। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 को कहा गया है। बताना है 42वां संविधान संशोधन के तहत जो है राज्य सूची के विषय में जो है कितना से कितना कर दिया गया। तो राज्य सूची में उस समय 66 विषय था जिसको 61 कर दिया गया, यानी 5 विषय को जो है किस सूची में डाल दिया गया, समवर्ती सूची में डाल दिया गया है। सही है। आगे बताना ये सूची जो है किस क्यावीं अनुसूची में है, 7वीं अनुसूची में है। और संघ तथा राज्यों के मध्य जो है शक्ति का विभाजन किस देश के संविधान से लिया गया ये भी बताना है। तो कनाडा के संविधान से लिया गया है और क्यावीं सूची में है, तो 7वीं अनुसूची में है, ठीक है। 7वीं अनुसूची में कुल कितना सूची, 3 सूची, संघ, राज्य और समवर्ती, जिसमें वर्तमान में संघ सूची में कितना विषय 100, राज्य सूची में वर्तमान में कितना 61 और समवर्ती सूची में वर्तमान में 52 विषय हो जाएंगे, ठीक है। आगे आपको बताना है उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव किस सदन में पेश किया जाता है। तो केवल और केवल राज्यसभा में पेश किया जाता है उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने के लिए। आपको बताना है उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति का वेतन जो है किस लिए मिलता है, उसे जो है राज्यसभा के सभापति के लिए मिलता है, न कि उपराष्ट्रपति के पद पे मिलता है, ठीक है। उपराष्ट्रपति को वेतन कितना मिलता है, वैसे 4 लाख मिलता है ना, उपराष्ट्रपति को वेतन 4 लाख मिलता है। लोकसभा अध्यक्ष का वेतन बताइएगा, 4 लाख मिलता है लोकसभा अध्यक्ष का वेतन भी, ठीक है। आगे आपको बताना है एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में जो है ईवीएम में जो है अधिकतम कितना वोट डाला जा सकता है, अधिकतम कितना वोट डाला जा सकता है। तो अधिकतम जो है 3840 वोट डाला जा सकता है एक ईवीएम में। और पूछा जाता है अधिकतम कितने प्रत्याशी को अंकित किया जाता है, तो 64, ठीक है, 64 हो जाएगा। अधिकतम 64 उम्मीदवारों का जो है नाम रह सकता है और एक ईवीएम में 3840 वोट डाला जा सकता है, ठीक है। आगे आपको बताना है भारत में जो है गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स किसे कहा जाता है। भारत में जो है गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स के रूप में किसे जानते हैं, क्या को जानते हैं, ठीक है, कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को जो है भारत में गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स के रूप में जानते हैं। आगे आपको बताना है भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जो है जनहित याचिका को शामिल किया गया, उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो पीएन भगवती हो जाएंगे, जस्टिस पीएन भगवती हो जाएंगे, सही है। आगे आपको बताना है नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज कहाँ स्थित है, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज कहाँ स्थित है, तो ये नई दिल्ली में स्थित हो जाएगी, सही है। आगे बताना किस देश को दुनिया में जो है कार्बन नेगेटिव देश के रूप में मान्यता मिला है, भूटान को जो है दुनिया में कार्बन नेगेटिव देश के रूप में मान्यता प्रदान है, ठीक है। आगे बताना भारत में जो है केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना कब किया गया था, हम क्या पूछे, भारत में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का स्थापना कब किया गया था, 1985 में किया गया था, 1985 में। और आप 2008 की बात कर रहे थे, तो गंगा को राष्ट्रीय नदी के रूप में घोषित जो है 2008 में, गंगा डॉल्फिन 9 में और हाथी को विरासत पशु के रूप में 10 में। ये तो हमें लगता है कि इतना बार बोल दिया आप लोग को अपने आप याद हो गया होगा, ठीक है। याद करना पड़ा है किन्हीं को, बस यही होता है, बार बार सुनते रहिए, अपने आप याद होगा। आगे आपको बताना है किसने सर्वप्रथम जो है बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था, बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था, तो वाल्टर जी रोजेन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, वाल्टर जी रोजेन के द्वारा किया गया था। आगे आपको बताना है औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन बना था, औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन बना था, तो औरंगजेब का उत्तराधिकारी जो है बहादुर शाह प्रथम, जिसे उर्फ जो है यानी शाह आलम के नाम से भी जानते हैं। और बहादुर शाह प्रथम को जो है अन्य किस नाम से जानते हैं, यानी उसका उपनाम, यानी बचपन का नाम जो है मुअज्जम था। बहादुर शाह प्रथम का बचपन का नाम जो है मुअज्जम था। और बहादुर शाह को शाह बेखबर के नाम से जानते हैं, शाह बेखबर। आप लोग को बताना है घिरनीत कायर के रूप में किसको जानते हैं, फर्रुख शेर को जानते हैं। लंपट मूर्ख के नाम में किसको, जहांगीर शाह को जानते हैं। और रंगीला बादशाह के रूप में किसको जानते हैं, मोहम्मद शाह को जानते हैं। आप लोग को बताना है कि नादिर शाह का आक्रमण कब हुआ था,
1739 में हुआ था। कब हुआ था? 1739 में। और बताना ईरान का नेपोलियन किसे कहा गया है? नादिर शाह को ही कहा गया है। और तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? मोहम्मद शाह ही था। और उस तख्ते ताउस को निर्माण करने वाला शासक कौन था? शाहजहां। और शाहजहां के काल को जो है स्थापत्य काल का स्वर्ण काल कहा जाता है। ये पूछा जाता है कि किसके काल को स्थापत्य काल का स्वर्ण काल कहा जाता है? शाहजहां के काल को। आगे बताना हिंदी भाषा का स्वर्ण काल किसके काल को? अकबर के काल को कहा जाता है। अनपढ़ शासक किसे कहा जाता है? अकबर को ही कहा जाता है। आपको बताना है किस मुस्लिम शासक को जो है शासक के बारे में बदायूनी का कहना था कि इस्लाम विरोधी शासक के रूप में कहा गया था? अकबर के बारे में, यानी इस्लाम विरोधी शासक किसे कहा जाता है? अकबर को ही कहा जाता है। और अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था? 1556 में हुआ था। बताना है न्याय का जंजीर स्थापित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? जहांगीर को जाता है। जहांगीर को जाता है। चित्रकला का स्वर्ण काल किसके काल को? जहांगीर के काल को कहा जाता है। बताइए दीनपना नामक भवन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? हुमायूं के द्वारा। कब किया गया था? 1533 में किया गया था। दीनपना नामक भवन की स्थापना हुमायूं के द्वारा कब? 1533 में। बताइए हुमायूं के द्वारा जो है 4 युद्ध लड़ा गया था, जिसमें देवरा का युद्ध 1531 में। देवरा का युद्ध कब लड़ा गया था? 1531 में। यानी 1530 में हुमायूं गद्दी पे बैठता है बाबर की मृत्यु के बाद। 1531 में देवरा का युद्ध। 1533 में क्या करता है? दीनपना नामक नगर की स्थापना करता है। और 1539 में चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध कब लड़ा गया है? 1539। किसके मध्य लड़ा गया था? बाबर कहाँ से आएगा? हुमायूं और शेरशाह शुरू हो जाएगा। हुमायूं और शेरशाह सूरी जो है चौसा का युद्ध हो जाएगा। कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया था? 1540 के। और कन्नौज का युद्ध किसके मध्य था? वही है, हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य है। किस युद्ध को जो है कन्नौज या फिर बिलग्राम के युद्ध के नाम से जानते हैं, तो कन्नौज के युद्ध को जानते हैं। ठीक है। आगे मच्छीवाड़ा का युद्ध कब हुआ था? सरहिंद के युद्ध के नाम से जानते हैं। तो 1555 में सरहिंद का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो हुमायूं और शेरशाह सूरी का बेटा था। कौन लोधी के नाम से जानते हैं इसको? शेरशाह सूरी का बेटा का क्या नाम था? अफगान लोधी, ऐसे ही करके कुछ था। यानी कि हुमायूं और शेरशाह सूरी के बेटा के मध्य जो हुआ था 1555 में सरहिंद का युद्ध हुआ था, जो कि उसके बाद जो हुमायूं फिर से गद्दी को अपना लेता है। और फिर 1556 में, यानी हुमायूं की मृत्यु 1555 में हो जाती है। फिर 56 में कौन बैठता है गद्दी पर? अकबर गद्दी पे बैठता है। और अकबर 1556 से लेकर 60 तक किसके संरक्षण में गद्दी पे रहता है? बैरम खां के संरक्षण में रहता है। बैरम खां के संरक्षण में। तो बीरबल का बचपन का नाम क्या था? महेश दास था। सही है। आगे आपको बताना है प्लासी का लड़ाई कब हुआ था? 1757 में हुआ था। 1757, जो कि 23 जून 1757 को। सही है। आगे बताना बक्सर की लड़ाई कब हुआ था? 1764। 22 अक्टूबर 1764। आपको बताना है बक्सर की लड़ाई किसके मध्य हुआ था? तो बक्सर की लड़ाई जो है तिरगुट एवं रॉबर्ट क्लाइव के मध्य हुआ था, यानी अंग्रेज के मध्य हुआ था। और इस तिरगुट में जो है कौन कौन था ये बताना? मीर कासिम, एक अवध का नवाब शुजा-उद-दौला, और एक मुगल बादशाह कौन हो जाएगा? शाह आलम द्वितीय। आपको बताना है प्लासी की लड़ाई के समय मुगल शासक कौन था? प्लासी की लड़ाई जिस समय 23 जून 1757 को हुआ था, उस समय मुगल शासक कौन था? तो आलमगीर द्वितीय हो जाएंगे, यानी आलमगीर द्वितीय हो जाएंगे प्लासी की लड़ाई के समय। अब आगे पूछा जाए कि बक्सर की लड़ाई के समय जो है मुगल शासक कौन था? तो शाह आलम द्वितीय हो जाएंगे। ठीक है। और बक्सर की लड़ाई जो है किस लिए हुआ था ये बताना है, कारण नहीं। जो है बक्सर की लड़ाई होने का कारण मेन था मीर कासिम, यानी मीर कासिम को जो है बंगाल के नवाब के पद से हटा दिए जाने के कारण। और आप समझ सकते हैं मीर कासिम 1760 में जो है बंगाल का नवाब बनाया जाता है मीर कासिम को। और मीर कासिम क्या करता है? अपने मन से जो है राजधानी, यानी बंगाल की राजधानी को जो है परिवर्तित कर देता है, जो मुर्शिदाबाद से मुंगेर कर देता है। एक क्वेश्चन और ध्यान से समझिएगा कि बंगाल के राजधानी का क्रम पूछा जाता है कि बंगाल का राजधानी कहां से कैसे कैसे स्थापित हुआ है। तो बंगाल की पहली राजधानी था ढाका से मुर्शिदाबाद, और मुर्शिदाबाद से मुंगेर को स्थापित किया था। और मुर्शिदाबाद से मुंगेर किसके द्वारा स्थापित किया गया था? मीर कासिम के द्वारा। और इसलिए जो है बंगाल के नवाब के पास से जो है मीर कासिम को हटा दिया जाता है। और फिर किसको बैठा दिया जाता है गद्दी पे? तो मीर जाफर को बैठा जाता है। और कहा जाता है कलायब का कुत्ता, या फिर किसे कहा जाता है? मीर जाफर को कहा जाता है। ठीक है, मीर जाफर को, क्योंकि मीर जाफर जो है किसके साथ प्लासी की लड़ाई के समय भी सिराजुद्दौला जो है सेनापति था, और सिराजुद्दौला के साथ भी जो है विश्वासघात करने का काम किया था, जिस कारण जो है मीर जाफर को जो है 1757 में, यानी सिराजुद्दौला की मृत्यु के बाद जो बंगाल का नवाब बना दिया था मीर जाफर को। 3 साल तक मीर जाफर आता है, फिर मीर जाफर को हटाकर इसी का दामाद होता है मीर कासिम। 1760 में इसको बैठा दिया जाता है। फिर मीर कासिम जो है
राजधानी परिवर्तित करता है, इसको हटाकर फिर से मीर जाफर को बैठा देता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बक्सर की लड़ाई के समय जो है बंगाल का नवाब कौन था? अभी आपको बताएं, सारी कहानी बताएं। मीर जाफर ना होगा? बक्सर की लड़ाई के समय मीर जाफर था ना, तब ना मीर कासिम को हटा दिया था, इसलिए तो मीर कासिम जो युद्ध हुआ था। यानी मीर कासिम जब हटा गद्दी से तो उसके मन में आया कि अकेला तो हम इससे जीतेंगे नहीं अंग्रेज से, ठीक है, इसलिए सोचा कि चलो हम समझौता करते हैं। तो समझौता के लिए ये मुगल शासक किसके पास गया? शाह आलम द्वितीय के पास। उसने कहा चलो ठीक है, हम अपना जो है सहमति दे रहे हैं कि हम साथ हैं तुम्हारे। फिर देखा अवध का नवाब शुजा-उद-दौला था, उसके पास गया तो वो भी सहमति दे दिया। तो ये त्रिगुट बना लिया, यानी तीनों मिलकर जो है अंग्रेज के साथ जो है युद्ध लड़ा, बट फिर भी जो बुरी तरह से पराजित यही लोग हो गए, अंग्रेज विजयी रहा। बक्सर की लड़ाई, और बक्सर की लड़ाई किस संधि के तहत समाप्त हुई थी? इलाहाबाद की संधि, जिसमें इलाहाबाद की 2 संधि हुआ था, जो कि एक पहला 12 अगस्त 1765 और दूसरा 16 अगस्त 1765। इलाहाबाद की 2 संधि कब कब? 12 अगस्त 1765 और दूसरा 16 अगस्त 1765। चलिए आगे बताइएगा, कौन सा जंगल जो है पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है? तो अमेजन, अर्थात अमेजन के वर्षावन को जो है, अमेजन वर्षावन के जो पृथ्वी ग्रह के जो है फेफड़ा के रूप में जाना जाता है। सही है। आगे बताना, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का प्रथम शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में, ठीक है। आगे आपको बताना, यूनेस्को द्वारा जो है मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम यानी मैब MAB कब शुरुआत की गई थी? तो 1971 में शुरुआत किया गया था मैब का। आगे आपको बताना, भारत में जो परिस्थितिक असंतुलन का प्रमुख कारण क्या है? भारत में परिस्थितिक उन्मूलन का जो है यानी कारण, प्रमुख कारण क्या है? तो वन उन्मूलन हो जाएगा, यानी वन को काटते हैं, इस कारण से जो है। आगे आपको बताना है, 19 ईस्ट रिज जो है ये नामक जलमग्न ज्वालामुखी किस महासागर में है? तो 19 ईस्ट रिज जो है ये ज्वालामुखी किस महासागर में है? हिंद महासागर में, बिल्कुल सही है। आगे बताना, नदियों के जो है किस मुहाने पर पक्षी के पंजे के आकार का जो है आकार डेल्टा बनता है? मिसिसिपी नदी, मिसिसिपी और मिसौरी नदी के जो है आगे जो है पक्षी के पंजे के आकार का डेल्टा बनता है। आगे आपको बताना, अफ्रीका के पेम्बा और जंजीबार द्वीप की जो है, जंजीबार द्वीप किसकी खेती के लिए जाना जाता है? लौंग की खेती। ऐसे क्लब आइलैंड के रूप में किसको जानते हैं? जंजीबार को ही जानते हैं क्लब आइलैंड के रूप में, यानी जो है किसको जानते हैं? जंजीबार को। हिंदी में इसे लौंग का द्वीप बोलते हैं। लौंग का द्वीप किसे कहा जाता है? जंजीबार को। और ये जंजीबार द्वीप जो है ये लौंग की खेती के लिए जाना जाता है। आगे आपको बताना है, संकोच नदी किन 2 राज्यों के बीच जो है सीमा बनाने का काम करती है? तो असम और अरुणाचल प्रदेश के मध्य जो है संकोच नदी सीमा बनाने का काम करती है। आगे बताना, भारत का सबसे बड़ा जो है सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश हो जाएगा, सही है। भारत द्वारा सबसे ज्यादा निर्यात किया जाने वाला कृषि पदार्थ कौन सा है? बासमती चावल हो जाएगा सबसे ज्यादा निर्यात किया जाने वाला कृषि पदार्थ। आगे आपको बताना है, किस वर्ष जो है भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था? हम जानते थे 49 बोलिएगा। हम आपसे क्या पूछे? भारतीय स्टेट बैंक ना बोले हैं? हाँ, भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण स्थापना की बात करते हैं, 1 जुलाई 1955 को स्थापना हुआ था और राष्ट्रीयकरण हुआ था 2 जून 1956 को हुआ था। कब हुआ था? 2 जून 1956 को SBI का राष्ट्रीयकरण हुआ था। RBI का स्थापना कब हुआ था? 1935 में RBI का स्थापना, और RBI का राष्ट्रीयकरण कब हो गया? 1949 में RBI का राष्ट्रीयकरण हुआ था, ध्यान रखिएगा। अभी हम पूछ रहे थे आपको SBI का राष्ट्रीयकरण, आप लोग 1949 बता रहे थे, थोड़ा ध्यान से सुनना है। आगे आपको बताना है, बैंकों का पहली बार जो राष्ट्रीयकरण जो हुआ था 14 बैंकों का, कब हुआ था? 19 जुलाई 1969। कुल कितने बैंकों का? 14 बैंकों का। आपको बताना है, उस समय जो है RBI के गवर्नर कौन थे? LK झा, ठीक है। जब पहले चरण में जो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था उसमें RBI के गवर्नर कौन हो जाएंगे? LK झा हो जाएंगे। और ये भी पूछा जाता है कि पहली बार जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था किस समिति के सिफारिश पर हुआ था? हजारी समिति के सिफारिश पर। 1000 रुपया का नोट ध्यान रखिएगा, हजारी समिति। तो हजारी समिति के सिफारिश पर जो है पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। आगे ये भी पूछा जाता है कि जो बैंकों का दूसरे चरण में जो राष्ट्रीयकरण हुआ था, कुल कितने बैंकों का? 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। कब हुआ था? 1980 में। और उस समय RBI का गवर्नर कौन था? उस समय RBI का गवर्नर कौन था? LK झा पहले में हो गया, दूसरा में IG पटेल हो जाएंगे। कौन होंगे? IG पटेल दूसरे चरण में जो है RBI के गवर्नर होंगे। ठीक है, रहने देते हैं यहीं तक आज के लिए। आप लोग जो है सेट उट बनाने का काम करते हैं कि नहीं घर पे एक्स्ट्रा, कि इसी में अटके रह जाते हैं? EVS ज्यादा क्या? आप पढ़िएगा ना एग्जाम में आपको पता चलेगा, पहले सेट में EVS ज्यादा था, बाकी सब सही है।
नहीं भी शायद थोड़ा ज्यादा। थोड़ा अब देखिए, आप जो है ना, आप SST यदि पढ़िएगा तो 3 से लेके यदि 5 तक, यदि 5वां तक आते हैं तो लगभग सब कुछ तो EVS के अंतर्गत आता है, सब कुछ तो EVS से है। तो आपको वही चीज आप हमेशा दिमाग में इस बात को रखिएगा। जो भी लोग अभी कह रहे हैं यूट्यूब पे हो या दुनियादारी हर जगह बोल रहे हैं कि एग्जाम बहुत टफ होने वाला है, कुछ नहीं, आप लोग को एक टीचर बनाएगा। और किस क्लास का? पहला से 5वां तक का। सीधा दिमाग में इस चीज को सेट करना है। और पहला से 5वां तक के लिए जो जरूरी है बस वही चीज होगा। मन से आप लोग को एक अधिकारी नहीं ना बनाने जा रहा है। एग्जाम भले ही BPSC आयोग कंडक्ट करवाएगी, लेकिन एग्जाम आपको टीचर बनाने के लिए ही लेगी। आप इस चीज को हमेशा दिमाग में रखिएगा। क्या हुआ? जरूरी क्या है? पढ़ना। आप पढ़ने की बात करते हैं, जरूरी इसलिए कम से कम जो है ना, जिनको मैथ जोड़ घटाव गुना भाग नहीं आता था ना, कम से कम ये लोग भी सीख ले। हकीकत बात है, आप लोग ईमानदारी से बताइएगा। बहुत सारे इसमें भी ऐसे लोग हैं जिनको सही से अभी भी नहीं हो पा रहा है। अगर 75 अगर अटेम्प्ट नेगेटिव भी करते हैं ना, अगर 120 अटेम्प्ट है, अगर 25 गलती होगा तो 120 से 25 घटा के लिखते हैं। सही बात बता रहे हैं। फिर बच्चे को भी तो ऐसा ही शिक्षा दीजिएगा ना। इसलिए कम से कम ये सब आदत डालने के लिए सिखाया जा रहा है। इस चीज को समझिएगा। तो आप लोग कोशिश करिए, जो भी चीज हो, जो ऑथेंटिक चीज है, उस चीजों को पढ़ने का काम करिए। क्या हुआ? देखिए, आपको इसलिए पता नहीं चल पा रहा है क्या पढ़े नहीं पढ़े। इससे पहले कभी एग्जाम तो हुआ नहीं है। एग्जाम कभी अगर कंडक्ट होती तो पता रहता कि चलो ये चीज पढ़ना है। लेकिन इतना तो कम से कम ये जान सकते हैं, मन में परेशानी को तो हटा सकते हैं ना। आप बचपन से यदि पढ़ते आ रहे हैं, पहला से 5वां तक, तो सब लोग पास करके आए हैं। भले भूल गए सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आगे आप जानते हैं GK GS यानी जनरल नॉलेज जानकारी हर किसी को होना चाहिए। पहले के समय स्कूल में टीचर क्या पढ़ाते थे? बच्चा सब बस यही याद करवाने में समय बिता, जोड़ घटाव गुना भाग, किताब पढ़ना, हिंदी इंग्लिश पढ़ना सिखाते थे। और इसके अलावा वर्तमान में कौन कहाँ क्या है इस चीज को बताते थे। इतना ही होता था ना पहला से 5वां तक। नहीं तो वही चीज ना, वह कविता याद नहीं, वो कविता याद करने की बात नहीं। कविता इसलिए याद करता कि पढ़ने आए कम से कम अच्छा से, ठीक है, मेमोरी पावर कम से कम बढ़े। कविता इसलिए नहीं याद करवाया जाता है। कोई भी चीज, हर चीज का प्रैक्टिकल लाइफ में जो है जरूरी है। इस चीज को समझिएगा। इसलिए हवा नहीं बनाइएगा अपने मन में। कोशिश करिए, प्रैक्टिस कंटिन्यू करते रहे। एग्जाम में जो भी पूछेगा सबके लिए पूछेगा। आप कोशिश करिए हर किसी से हम कुछ एक्स्ट्रा पढ़ के रखें। अगर सिलेक्शन तभी ना होता है, कंपटीशन के क्षेत्र में तो यही होता है। आप यदि एक्स्ट्रा मेहनत करिएगा तो आपको पहले सिलेक्शन फाइनल होगा। क्या हुआ? सभी के लिए सबका अलग अलग रहेगा ना। सबका तो हाई स्कूल वाला का अलग सिलेबस है, उसका अलग एग्जाम होगा। 1 to 5 का अलग होगा, मिडिल स्कूल का अलग होगा, सबका अलग अलग है, ठीक है। इसलिए परेशान कम होना है, पढ़ना ज्यादा है। हम यही जान रहे हैं कि आप सब पढ़ कम रहे, परेशान ज्यादा हो रहे हैं। क्या हुआ? जुलाई वाले सीटेड वाला वो लोग भी शामिल होंगे अब। तो ये समझ लीजिए भीड़ और बढ़ गया है, और आप लोग के लिए वो चीज नुकसान है। सही बता रहे, इसलिए नुकसान है। मेरी बात को पहले सुन लीजिए अच्छा से, इस चीज को समझिएगा बारीकी से। जो भी लोग जुलाई वाले शामिल होंगे ना, जितने भी है ना, तो सभी लोग जितने भी बीएड कर रहे हैं, सभी लोग जनरल कमीशन का बढ़िया से तैयारी कर रहे थे। नहीं कहीं सिलेक्शन हुआ, मजबूरी में बीएड कर रहे हैं। हकीकत बता रहे हैं, ऐसा है। और इसमें से भी बहुत सारे लोग होंगे, ठीक है, मजबूरी में बीएड कर रहे हैं, और उस चीज का उन लोग को बढ़िया बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। क्योंकि मैथ रीजनिंग सब दिन से वो लोग पढ़ ही रहे थे, GK GS भी पढ़ ही रहे थे। तो समझिए परेशानी कम होगा आप लोग के कंपेयर में। इसलिए आप लोग अपने मेहनत को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, ठीक है। कम से कम 1 लाख स्टूडेंट तो बढ़ेगा 1 लाख आराम से। वही बात बता रहे हैं, कम से कम 1 लाख भीड़ बढ़ेगा। इसलिए कोशिश करिए, थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए। 2 महीना मेहनत करिए ना। अगर हम हमेशा बोलते हैं, अगर चाहते हैं आगे आनंदमय जीवन बिताना, तो 2 महीना कष्ट कर लीजिए, ठीक है। बढ़िया से 2 महीना कष्ट कर लीजिए ना, फिर आगे पता भी नहीं चलेगा क्या हो रहा है नहीं हो रहा, ठीक है। रहने दीजिए। किनका क्लास था आज? बात कम की, बंद कीजिए, होमवर्क लिख के। पर्यावरण में 9 10, में 46 43